गुड इवनिंग। वेलकम। क्या हाल है आप लोग? बढ़िया। चैप्टर नंबर एक काम कर लो फिर से। 6 - 1 = 5 हमारा, ठीक है, जिसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके बाद की हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं हमारे। जियो मतलब अर्थ। ओके, अर्थ पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं वी विल सी क्या होते हैं। तो भैया, आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ द अर्थ वाज बॉर्न, हाउ इट इवॉल्व्ड इट्स क्रस्ट and other inner layers, how its crustal plates moved and are moving, and other information on earthquakes वगैरह, the forms of volcanism and about the rocks, minerals, the crust is composed of what, it is time to know in detail about the surface of the earth, जिस पे हम रहते हैं उसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, so why is the surface of the earth uneven है, यानी कि ऊंची नीची है। ठीक, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। देखते भैया, द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक है पहली बात। You are well aware that it has moved and moves vertically and horizontally। ठीक है, लेफ्ट राइट भी जाती है और हॉरिजेंटली यानी कि अप डाउन भी मूव करती है। Of course it moved a bit faster in the past than the rate at which it is moving now। पहले तेजी से मूव कर रही थी, बट अभी लोड आ गया है तो अब हल्के हल्के चल रही है। The differences in the any internal forces operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust। The Earth's surface is being continuously subjected to external forces induced basically by energy, जो कि सनलाइट की होती है, डायरेक्टली पड़ती है हमारी सरफेस पे, आपको पता है। Of course, the internal forces are still active though with different intensities। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस वही हमारे वोल्केनो अर्थक्वेक्स वगैरह, ठीक है, उन सब की बात कर रहा है। So that means the Earth's surface is being continuously subjected to by external forces originating within the Earth's atmosphere and by internal forces from within the Earth। मतलब कि अर्थ पे हमारे अभी क्या है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से फोर्स पड़ रहा है, अंदर से कम बाहर से ज्यादा, ऐसा है। सो द एक्सटर्नल फोर्सेस आर नोन एज एक्सोजेनिक। मतलब कि जो बाहर से फोर्स लग रहा है जैसे हमारे सनलाइट वगैरह का, उसको एक्सोजेनिक, और जो इंटरनल फोर्स है उसको बोलेंगे एंडोजेनिक। ठीक है। So the excess of exogenic forces result in wearing down, जिसको बोलते हैं degradation, ठीक है, of relief, elevations and filling of aggradation of basins। डिप्रेशन हो जाते हैं ऑन द अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, जो बाहर वाले होते हैं उससे क्या होता है, जनरली होता है डिग्रेड हो जाते हैं, हमारा क्षय हो जाता है। ठीक है, मतलब पत्थर टूट जाते हैं वगैरह वगैरह, रिलीफ, एलिवेशन, कहीं से पत्थर टूट जाता है, रेत बन जाती है, कहीं की रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह एलिवेट उड़ जाती है, एलिवेशन बना देती है ना। ठीक है, डिप्रेशन, घाटियां वाटियां बन जाती हैं, तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है। द फिनोमेना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन, जिसको बोलते हैं एज ग्रेडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। ठीक, अब एंडोजेनिक की बात करें, सो द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली एलिवेट करेंगे या फिर बिल्ड अप करेंगे पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड हेंस द एक्सोजेनिक प्रोसेस फेल टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। So variations remain as long as the opposing actions of exogenic and endogenic forces continue। एंडोजेनिक का बस ध्यान रखना कि जो एंडोजेनिक हमारा फोर्स रहता है वो जनरली हमको उसको एलिवेट करता है, कंटिन्यूसली उनको एलिवेट करता है, बिल्डअप करता है हमारे अर्थ के सरफेस के पार्ट्स को। ओके, ऑलराइट। सो इन जनरल टर्म्स द एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग। ठीक है, उससे लैंड बिल्ड होती है फोर्सेस, एंड आर एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बेरिंग। तो अंदर से जो फोर्स लगता है उससे हमारी लैंड का बिल्डअप होता है, बाहर वाले से लैंड का बेरिंग यानी कि खत्म हो जाती है, क्षय हो जाती है। राइट, सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव। ओके, ह्यूमंस डिपेंड ऑन इट फॉर द सस्टेन्स and have been using it extensively and intensively। So it is essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future। ठीक, बेसिक कहानी है। Almost all organisms contribute to sustain the Earth's environment। However, humans have caused extensive damage to the environment through overuse of resources। Use we must, but must also leave its potential enough to sustain life through the future। So most of the surface of the earth had and has been saved over very long periods of time, यानी कि hundreds and thousands of years, and because of its use and misuse by humans its potential is being diminished, खत्म हो चुका है at a fast rate, and other process we shaped and are shaping the surface of the earth into varieties of the forms and the nature of the materials of which it is composed of are understood। Precautions can be taken to minimize the detrimental effects of human use and to preserve it for the posterity। कहानी थी कुछ।
जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. सो यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. The endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials. ठीक. Causing physical stress and chemical actions on earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process. ठीक है. Diastrophism and volcanism are endogenic geomorphic process. These have already been discussed in brief in the preceding unit. Weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic. Geomorphic process, ये ध्यान रखना. वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग, इरोजन जो भी होता है, एंड डिपोजिशन, ये बाहर के हैं. एंड दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डील्ड विद इन डिटेल इन दिस चैप्टर, वो पढ़ेंगे. तो एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, लाइक जो हमारा वाटर है, आइस है, विंड है, so it's capable of acquiring and transporting earth materials can be called a geomorphic agent. So when these elements of nature become mobile due to gradients, so they remove the materials and transport them over slopes and deposit them at lower level. ठीक है, जैसे पानी है बहा के ले जाता है, सेम हवा, सेम आइस. ठीक. So geomorphic process and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. A force is a process is a force applied on earth materials affecting on the same. An agent is a mobile medium like running water, moving ice, masses, wind, waves and currents, etc. So which remove करती हैं, transports and deposit earth materials. Running water, groundwater, glaciers, wind, waves and currents, etc. can be called geomorphic agents. तो ध्यान रखना, agents के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, चलो. ग्रेविटी बिसाइड्स, अब देखो एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है. इसके बारे में एक अंतर बता दूं, इंग्लिश के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. पहले आपको मैं बता भी चुका हूं इंग्लिश वाले उसमें. बिसाइड है और एक है आपका बिसाइड्स. इसके उसका मतलब होता है के बजाय, और इसका मतलब होता है के साथ साथ. लाइक ही इज अ पेंटर बिसाइड्स अ टीचर. मतलब इसका समझे, ये तो इसका हो गया. इसका आप एग्जांपल ले सकते हो. माई वर्क, क्या बोला, माई बाइक इज पार्क्ड बिसाइड योर्स बाइक. समझ रहे हो. तो बिसाइड्स इसमें क्या होता है, वो पेंटर होने के साथ साथ एक टीचर भी है. लेकिन इसमें बिसाइड है यानी कि तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी के पास खड़ी है. ठीक. सो ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नीचे की ओर. Activating all downslope movements of matter also causes stresses on the earth's materials. ठीक है. So indirect gravitational stresses activate करता है wave and tide induced currents and winds. So without gravity and gradients there would be no mobility and hence no erosion. समझ रहे हो. तो ग्रेविटी नहीं हो और ग्रेडियंट्स नहीं हो तो वहां पे मोबिलिटी किस चीज की होगी. So transportation and deposition are possible. No erosion, transportation and deposition are possible. So gravitational stresses are as important as the other geomorphic process. So gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switch करती है on the movement of all surface material on the earth. So all the movements are either within the earth or on the surface of the earth occur due to gradients. Okay. तो ग्रेविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अर्थ से हम चिपके रहते हैं ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगर ये नहीं होता तो हम हवा में उड़ रहे होते हैं. तो फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज. ठीक. एंडोजेनिक फोर्सेस, अब अंदर वाले फोर्सेस की बात करेंगे. तो द एनर्जी इमेनेटिंग मतलब बाहर निकलती हुई फ्रॉम विद इन द अर्थ इज मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. सो दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. इन चीजों से निकलता है हमारा. बस ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा एंडोजेनिक है, कौन सा एक्सोजेनिक है. तो ध्यान रखना, आप कोई भी एक रख लो. एंडोजेनिक में रेडियो एक्टिविटी अंदर से आता है, रोटेशनल, टाइडल, अंदर का फ्रिक्शन है, टाइडल फ्रिक्शन,
and primordial heat from the origin of the earth. So this energy due to geothermal gradients and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. बता चुका हूँ आपको lithosphere क्या है, हमारा crust plus upper mantle. So due to variation in geothermal gradients and heat flow from within crustal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform, and hence the tectonically controlled original crustal surfaces uneven. Got it? कि कोई भी स्ट्रेंथ, उसकी थिकनेस क्रिस्टल की सेम नहीं है, स्ट्रेंथ भी सेम नहीं है, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारे सरफेस जो है अनइवन है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? सो ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट या बिल्डअप करते हैं पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। मतलब कि कोई भी मूवमेंट जो हमारे अर्थ की सरफेस को बिल्डअप करें उसको बोलेंगे डायस्ट्रोफिज्म। इसमें क्या होता है? दे इंक्लूड organic process involving mountain building through severe folding and affecting long and narrow beds of the earth crust। ठीक। दूसरा है एपिरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट ऑफ वार्मिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक, जिससे प्लेटू वगैरह बनता है। तीसरा क्या है? अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स। ओके। एंड फोर्थ क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। हॉरिजेंटल मतलब अप एंड डाउन। Okay, so in the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds। orogeny में crust जो हमारा folds में severely deform हो जाता है into folds में, टुकड़ों में। due to epirogeny there may be a simple deformation। orogeny is a mountain building process whereas epirogeny is continental building process। तो बस ये ध्यान रखना, orogeny जो है वो mountain बनाता है और एपीरियोजेनी क्या है? कॉन्टिनेंट बनाता है। ठीक, ऐसे याद करने का तरीका क्या है? कॉन्टिनेंट में ई आता है, एपीरियोजेनी में ई आ रहा है। ठीक, माउंटेन में कहीं पे भी ई नहीं आता। सिमिलरली ओरोजेनी में आ रहा है बस, ठीक है, माउंटेन में ओ आ रहा है ना, ऐसे बोलोगे इधर भी आ रहा है। तो कुछ एक चीज देख लो, बाकी अपनी आप याद कर लो। ठीक है, तो ओरोजेनी से बनता हमारा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जबकि एपीरियोजेनी है एक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, सो through the process of orogeny, epirogeny, earthquakes and plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the crust। ठीक, so all these process cause करते हैं pressure, volume and temperature changes within turn induce metamorphism of rocks। आ गया ना पुराने लिखित चैप्टर पे। ओके, ये देखो एपिरोजेनी एंड ओरोजेनी में डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने। तो ओरोजेनी माउंटेन और एपिरोजेनी कॉन्टिनेंट वॉल बिल्डिंग प्रोसेस। वॉल्केनिज्म क्या है? वॉल्केनिज्म इंक्लूड्स करता है द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा ऑन टू और टूवर्ड द अर्थ के सरफेस पे, एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल अंडर वॉल्केनोज इन द यूनिट 2 एंड इग्नियस रॉक्स इन द प्रीसीडिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं ना इनको, याद रखना। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करते हैं। सो द एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर से उनको मिलती है, डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। ओके, तो भैया बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स करती है अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड। देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, वो हमेशा क्या लगता है? नीचे की तरफ होता है। आपको नीचे की तरफ खींचेगा, अर्थ की तरफ। ठीक है, स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे पूछा था स्ट्रेस क्या होता है। तो फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन सॉरी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक, स्ट्रेस यानी खिंचा हुआ, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग या फिर पुलिंग। पुशिंग मतलब धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना। हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं, पुश और पुल लिखा होता है ना, कभी भी ऑप्स वगैरह में जाओ तो कई बार पुल लिखा होता है हम धक्का मार देते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता। तो इन चीज ध्यान रखना, कई बार इंटरव्यू देने जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ पुश पुल। जनरली यूपीएससी वाले में होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उन चीज़ों को। ठीक है, खैर। सो दिस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन। Forces acting along the faces of earth materials are shear stresses, separating forces,
and it is this stress that break rock को break कर देती है and other earth materials को. So the shear stresses result in angular displacement on slippage. Besides the gravitational stress, earth materials become subjected to molecular stresses that may be that may be caused by a number of factors, amongst which temperature change हो जाता हो, crystallization and melting are the most common. Chemical process normally led to losing of bonds between grains. ठीक. Dissolving of soluble minerals or cementing materials, thus the basic reason that leads to weathering, mass movement and erosion is development of stress in the body of the earth materials. Temperature and precipitation are the two important climatic elements that control करते हैं various process को. All the exogenic geomorphic process, basic कहानी है, बस आप पढ़ते रहो समझते रहो और कुछ नहीं है. टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हेल्प करते हैं हमारे टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एलिमेंट है जो कंट्रोल करते हैं हमारे वेरियस प्रोसेस को, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेसिपिटेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, बारिश होगी, साइकिल है एक. So all the exogenic geomorphic process are covered under a general term denudation. ठीक है. So the word denude इसका मतलब होता है strip off या फिर uncover करना. Denude मतलब कि उसको uncover करना यानी कि खोलना. ठीक है. Weathering, mass wasting movements, erosion and transportation are included in denudation. ठीक. The flow chart gives the denudation process and their respective, whatever it is, respective driving forces. It should become clear from this chart that for each process there exists a distinct driving force or energy. So as there are different climatic regions owing to variations in thermal gradients created by latitudinal, seasonal and land and water spread on the surface of the earth, so the exogenic geomorphic processes vary करते हैं from region to region. The density, type and distribution of vegetation, which largely depend upon the precipitation and temperature, also exert करते हैं influence indirectly on exogenic geomorphic process पे. ये देखो denudation process में क्या होता है, mass movements, gravitation force, weathering किसकी process क्या है, weathering, mass movements, erosional transportation. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी, वेदरिंग में ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर. ठीक है. और ये ड्राइविंग फोर्सेस वगैरह है हमारे. मास मूवमेंट किसका, ग्रेविटेशन फोर्स. इरोजन किससे, काइनेटिक एनर्जी. वेदरिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक. So within different climate regions there may be local variations of the effect of different climatic elements due to altitudinal difference, aspect variations and the variation in the amount of insolation received by the north and south facing slopes as compared to east and west facing slopes. ठीक. So further due to differences in wind velocities and directions, amount and kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration, the geomorphic process vary within any climate region. तो समझ लो जितना उन्होंने यहाँ पे दे दिया ना हमको ये जितनी कंडीशन दे दी, ये सारी एक्सोजेनिक प्रोसेस की ही पार्ट्स हैं. ठीक. Climate factors being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic process depend करता है upon type and structure of rocks. So the term structure include करता है such aspects of rocks as fold बनाता है, faults, orientation and inclination of the beds, presence or absence of the joints, bedding planes, hardness or softness of constituent minerals, chemical susceptibility, mineral constituents, the permeability or impermeability. ठीक है, etc. So different types of rocks with the differences in their structure offer करते हैं varying resistances to various geomorphic process. A particular rock may be resistant to one process and non-resistant to another. मतलब कि एक particular कोई भी rock हो सकता है किसी एक उसके लिए like resistant हो, कि मान लो पत्थर है हो सकता है वाटर रेजिस्टेंट, सॉरी एयर रेजिस्टेंट हो, वाटर रेजिस्टेंट ना हो. ठीक है. मतलब कि हवा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, लेकिन पानी अगर टकराए तो हो सकता है उसको उखाड़ के ले जाए. ठीक है. And under varying climatic condition, particular rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic process, and hence they operate at differential rates and give rise to differences in topography. ठीक. The effects of most of the exogenic geomorphic process are small and slow and may be imperceptible in a short-term span, but will be in the long run affect the rocks severely due to continued fatigue. ठीक.
Finally, it boils down to one fact that the differences on the surface of the earth, though originally related to the crustal evolution, continue to exist in some form or the other due to differences in the type and structure of earth materials, differences in geomorphic process, and in the rates of evaporation. Some of the exogenic geomorphic process have been dealt in detail here. देखते हैं, अभी तक तो ये बस कहानी सुना रहा था, हम भी सुन रहे थे। चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है बट ध्यान रखना, बेहतरीन है, मजा आएगा, समझे हुए अच्छे से, सब समझ आएगा। वेदरिंग की बात करते हैं, प्रोसेस के नाम दे रखे हैं, ठीक है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के नाम दे रखे हैं एक एक के। तो सबसे पहले वेदरिंग के बारे में बात करते हैं। तो वेदरिंग क्या है, क्षय बोलते हैं इसको हिंदी में, अब क्षय होना, यानी कि वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड climate over earth materials. So there are number of processes within weathering which act either individually or together to affect the earth materials in order to reduce them to fragmental state, ठीक। So weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate। वही होता है यार, अब सालों साल हमारी बिल्डिंग्स क्यों क्रैक होने लगती हैं, यही प्रोसेस है वेदरिंग। धूप पड़ती है, चटकती हैं, बारिश होती है, उनमें पानी, जो पोर्स जो छेद बन जाते हैं उनके अंदर पानी घुसता है, इरोड होती हैं, फिर हवा चलती है, फिर वो रेत उड़ती है, तो समझ रहे हो ना, तो बिल्डिंग क्या होती है, खराब होने लगती है टाइमली, है ना। तो वो ये प्रोसेस है वेदरिंग, ठीक है। तो उसमें कोई बता रहा है कुछ इंडिविजुअली काम कर सकता है या फिर टुगेदर टू अफेक्ट कर सकते हैं अर्थ मटेरियल्स को, ओके। सो एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, इट इज एन इन सेतु और ऑन साइट प्रोसेस। इन सेतु और एक्स सेतु मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे आएगा बताता हूँ। Weathering process are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. So climate is of particular importance. Not only weathering process differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mental. So there are three major groups of weathering process है। नंबर एक केमिकल, फिर फिजिकल और तीसरा है फिजिकल यानी कि मैकेनिकल, और तीसरा बायोलॉजिकल weathering process. So very rarely does any one of these process ever operate completely by itself, but quite often a dominance of one process can be seen। देखते हैं भैया एक एक करके। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस दैट इज solution, carbonation, hydration, oxidation and reduction act on the rocks to decompose, dissolve or reduce them to a fine plastic state through chemical reactions via oxygen, surface and or the soil water and other acids, okay। so chemical में देखो, chemical की ही बातें हो रही है। वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड एयर, एयर में क्या ऑक्सीजन भी है और हमारी CO2 भी है। along with heat must be present to speed up all chemical reactions over and above the CO2 present in the air। decomposition of plants and animals increase the quantity of CO2 underground। क्यों, क्योंकि वो डिकम्पोज कहाँ हो रहे हैं, ग्राउंड में। so these chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस दैट इज फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था कि फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक, लोड हो सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस हो सकता है, एक्सपेंशन, दूसरा क्या हो सकता है, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक, क्रिस्टल ग्रोथ है फिर एनिमल्स वगैरह की। तीसरा क्या है, वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग and drying cycles। So many of these forces are applied both at the surface and within different earth materials, leading to the rock fracture, ठीक। So most of the physical weathering process are caused by thermal expansion and pressure release। So these processes are small and slow but can cause great damage to the rock because of the continued fatigue to the rocks suffer due to repetition of contraction and expansion। ठीक, भाई कहानी और कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी यही होता होगा। बायोलॉजिकली वेदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और या फिर रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ या फिर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, ठीक, टर्माइट्स,
rodents etc. help in exposing the new surface to chemical attack and assists in the penetration of moisture and air. Human beings by disturbing vegetation, उनको खेत जोतते हैं, कल्टीवेट करते हैं मिट्टी को, also help in the mixing and creating new contacts between air, water and minerals in the earth के materials. So decaying plant and animal matter help in the production of humic, carbonic and other acids which enhance करते हैं decay and solubility of some elements. Plant roots exert a tremendous pressure on the earth materials, mechanically breaking them apart. हमारे पेड़ों की जड़ें भी हमारे अर्थ पे बहुत प्रेशर डालती हैं. स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग क्या होते हैं? एक्सफोलिएशन क्या होता है? So this has already been explained under the physical weathering process of unloading, thermal contraction and expansion, and salt weathering. Exfoliation is a result but not a process. ध्यान रखना. Flaking of more or less curved sheets or cells from over rocks or bedrock results in smooth and rounded surface. So exfoliation can occur due to expansion and contraction induced by temperature changes. Exfoliation domes and tores result due to unloading and thermal expansion respectively. ये देखो एक्सफोलिएशन का प्रोसेस है ये. सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? Weathering process are responsible for breaking down the rocks into small fragments and preparing the way for formation of not only regolith and soils but also erosion and mass movements. ठीक. Biomass and biodiversity is basically a result of forest है, यानी कि vegetation, and forest depend करते हैं upon the depth of weathering mantles. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. ठीक. इरोजन तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि रॉक यानी कि पत्थर क्षय नहीं हो जाता. इसका मतलब क्या हुआ? वेदरिंग एड्स करता है मास वेस्टिंग को, वेदरिंग बचाता है इरोजन को, एंड रिडक्शन करता है रिलीफ, एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन. सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प करता है इन द एनरिचमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. इन सबका हम क्या कर सकते हैं? enrichment निकाल सकते हैं इनको. ठीक है. So which are of great importance for the national economy. So weathering is an important process in the formation of the soils. ध्यान रखना, weathering से soil formation होता है. So when rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater, and thereby the concentration of remaining valuable materials increase हो जाता है. Without such a weathering taking place, the concentration of the same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process and refine. This is what is called enrichment. कि जो हमको मिला था कूड़ा कचरा, उसमें से हमने सफाई करके जो निकाला है हीरा, वो प्रोसेस था एनरिचमेंट का. मास मूवमेंट्स बहुत देर से हम सुन रहे थे, इसके कारण देखते हैं. तो दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक, मतलब इकट्ठी बड़ी बड़ी पत्थरों को, रॉक डिब्रीज को डाउन द स्लोप्स में ऊपर से नीचे पटक देते हैं अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इसका मतलब क्या हुआ? एयर, वाटर या फिर आइस इनको कैरी नहीं करती है, इन कैरी डिब्रीज को विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डिब्रीज मे कैरी विद इट एयर. ठीक. वाटर मतलब दूसरी तरफ से देखें तो डिब्रीज मे कैरी विद इट एयर, अपने साथ में हो सकता है हवा, वाटर या फिर आइस को कैरी कर सकती हैं. सो द मूवमेंट्स ऑफ मास मे रेंज फ्रॉम स्लो to rapid, affecting shallow to deep columns of materials and include creep, flow, slide and fall. Depend करता है किस टाइप का fall है. ठीक. Gravity exerts its force on all matter पे करते हैं, आपको पता है, both bedrock and the products of weathering, सभी पे करता है हमारा gravity, pressure को exert करता है. So weathering is not a prerequisite for mass movement. ठीक. Though it aid करता है mass movement को. कौन? Weathering. Mass movements are very active over weathered slopes में rather than over unweathered materials में. ध्यान रखना, mass movement हमारा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जो weathered slopes होंगे. slopes मतलब जो
ढलान, ठीक है, जो बेदर हो चुके हैं, सीधा है वो नहीं, जो बेदर हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होगा जबकि यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी, एडेड मतलब सहायता मिलती मास मूवमेंट्स को किससे, ग्रेविटी से, एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, हवा, करंट कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता है इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली ग्रेविटी मास मूवमेंट को क्या करती है, एड देती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन, ठीक, मास मूवमेंट्स मूवमेंट सॉरी अंडर इरोजन नहीं होता है, तो देयर इज अ शिफ्ट एडेड बाय ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, materials over the slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only when forces is greater than the sharing resistance of the materials. So weak, unconsolidated materials, thinly bedded rocks, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs और steep slopes abundant मतलब कि भरपूर हैं, भरे हुए हैं, precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation etc फेवर करते हैं ये मास मूवमेंट में। तो देख रहे हो इतनी सारी चीजें, फॉल्ट आपको पता है, जहाँ फॉल्ट होगा चला जाएगा, स्टीपी स्टीपी स्लोप हुआ चला जाएगा, ठीक, डिपिंग बैट्स हुए, वर्टिकल क्लिप्स, ये सारे वही चीजें हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा मास मूवमेंट हो सकता है स्टोन्स का। Several activating causes precede mass movement. They are a removal of support from below to materials above through natural or artificial means, ठीक। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स को बढ़ा दो। तीसरा, ओवरलोड कर दो थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग, ठीक है, जो हैवी लोड है और बढ़ा दो उसको सारा। चौथा क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल सिचुएशन हो गया, लिवरिगेशन ज्यादा हो गया, यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें पानी को वो अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हैवी अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल तरीके से। पांचवा, रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस से हटा दो। छठा क्या हो सकता है, अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक, अगर ये हो जाए एक्सप्लोजन ऑफ और मशीनरी हो जाए तो हो जाएंगे। सातवां क्या हो सकता है, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज हो जाए, या फिर आठवां, हैवी ड्रा डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स हो जाए, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो टोटल 9 तरीके हैं जो मास मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, ये यानी कि हैविंग अप ऑफ soils due to frost growth and other causes, flow and slide are the three forms of movements। देखते हैं नंबर एक, लैंडस्लाइड, इसके बारे में तो मतलब किसको ही नहीं पता। These are relatively rapid and perceptible movements, the materials involved are relatively dry होता है, the size and shape of the detached mass depends on the nature of the discontinuities in the rock, the degree of weathering and the steepness of the slope depending upon the type of movement of materials, several types are identified in this category। वही है यार लैंडस्लाइड मतलब कि भूस्खलन, पहाड़ वगैरह पे जाते हो ना, पहाड़ खस जाता है वो सब क्या होता है, ये तो होता है। सो स्लम्प is slipping of one or several units of rock debris with a backward rotation with respect to the slope, ठीक, स्लम्प है जो स्लोप के बैकवर्ड साइड में रोटेट करता है, over which the movement takes place। Rapid rolling या फिर sliding of earth debris without backward rotation of mass is known as debris slide। debris slide मतलब क्या होता है, इसमें कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता है, ठीक, अर्थ की डिब्रीज पे, इस पे क्या हो रहा है, सीधे रैपिड रोलिंग या फिर स्लाइडिंग होता है रैपिडली, ठीक है। डिब्रीज फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डिब्रीज फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस, ठीक है, डिब्रीज जो भी गिरती हैं वो फ्री फॉल होती हैं। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses डाउन बेडिंग ज्वाइंट और फॉल्ट सरफेस इज रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड क्या है, कोई एक पत्थर है गिर गया, इंडिविजुअल पत्थर, ठीक, मास डाउन बाई बेडिंग हो सकता है, ज्वाइंट कोई फॉल्ट आ गया हो तो टूट के गिर गया तो वो हो गया हमारा रॉक स्लाइड। ओवर स्टीप स्लोप एकदम ये देखो तीखे ढलान खतरनाक, रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव, यहाँ से अगर पत्थर गिरेगा तो नीचे कोई यहाँ पे रोड मान लो हुआ तो कार वार चली उसको क्या ही होगा, है ना, वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। सो लैंडस्लाइड स्कार्स ओवर स्टीप स्लोप्स, slides occur as planar failures along discontinuities like
बेडिंग प्लांट्स दैट डिप स्टीपली, रॉकफॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स। ठीक, रॉकफॉल क्या है? रॉक के ब्लॉक्स का फ्री फॉल होना ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। ठीक, रॉक falls occur from the superficial layers of the rock face, an occurrence that distinguishes it from rock slide which affect करता है materials up to a substantial depth। ठीक, in our country debris, avalanches and landslide occur very frequently in the Himalayas. There are many reasons for this. One, the Himalayas are tectonically active, बहुत ज़्यादा हमारे, they are mostly made up of sedimentary rocks, ध्यान रखना, and unconsolidated and semi consolidated deposits। very very important line है ये। हमारे जो हिमालयस हैं वो sedimentary rocks, consolidated and unconsolidated, consolidated नहीं है वो, unconsolidated या फिर semi consolidated deposits के बने हुए हैं। ठीक, ये sedimentary rocks ध्यान रखना, हिमालय sedimentary rocks के। so the slopes are very steep। ठीक, compared to the Himalayas, the Nilgiri bordering है तमिलनाडु कर्नाटक केरला जो है, नीलगिरी हाईएस्ट क्या बोल रहा हूँ, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? क्या वो डोडा बेट्टा है? ईस्टर्न घाट की क्या है? जिंदागढ़ है। वेस्टर्न घाट की क्या है? अनाईमुड़ी, क्या नाम है? ठीक, so western ghats along the west coast are relatively tectonically stable and are mostly, अच्छा ये ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट्स और हमारा जो नीलगिरी है ना, ये टेक्टोनिकली स्टेबल हैं, जबकि हमारा हिमालयाज क्या है? टेक्टोनिकली एक्टिव है। ओके, एंड आर मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स, बट स्टिल डिब्रीज, एवलांचे एंड लैंडस्लाइड अकर दो नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज इन द हिमालय, मतलब हिमालय में ज्यादा बुरी तरीके से होते हैं, साउथ में कम बुरी तरीके से। सो इन दीज हिल्स, so many slopes are steeper with almost vertical cliffs and scarp pavements in the western Ghats and Nilgiris। ठीक, mechanical weathering due to temperature changes and ranges is pronounced। They receive heavy amounts of rainfall over short periods, so there is almost direct rock fall quite frequently in these places, along with landslide and debris avalanches। इरोजन एंड डिपोजिशन की बात करते हैं। सो इरोजन इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिब्रीज। इरोजन इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डिब्रीज। ठीक, सो व्हेन मैसिव रॉक्स ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स थ्रू वेदरिंग एंड एनी अदर प्रोसेस, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर जो हमारे हैं, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड वेव्स रिमूव करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं इट टू अदर प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एजेंट्स। ठीक, मतलब कोई पत्थर टूट गया तो पानी बहा ले जाएगा, हवा अपनी तरफ से उड़ा ले जाएगी, वगैरह वगैरह। सो एवरेशन बाय रॉक डिब्रीज कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड करते हैं ग्रेटली इन इरोजन में। सो वाई इरोजन रिलीफ डिग्रेड होता है, दैट इज द लैंडस्केप इज बॉर्न डाउन। ठीक, धुल जाता है, दैट मीन्स तो वेदरिंग एड करता है इरोजन को, इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। ठीक, so weathering, mass wasting and erosion are degradational processes। ध्यान रखना, weathering, mass wasting and erosion are degrade करने वाले process हैं। It is erosion that is largely responsible for continuous changes that the earth surface is undergoing। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चेंज कौन करता है? इरोजन करता है। As indicated, जो भी है denudation process like erosion and transportation are controlled by kinetic energy। So the erosion and transportation of earth material is brought about by wind, running water, glacier, waves and groundwater। So of these the first three agents are controlled by the climatic conditions। So they represent करते हैं three states of matter, gaseous हमारा wind, liquid हमारा क्या running water and solid हमारा glacier respectively। Okay, so the work of the other two agents of erosion, waves and groundwater is not controlled by climate। The work of the other two agents, erosion waves and groundwater, is not controlled by the climate। In case of waves, it is the location along the interface of lithosphere and hydrosphere। ठीक, coastal region that will determine the work of waves, whereas the work of groundwater is determined more by the lithological character of the region। तो एक तो था हमारा waves और दूसरा था हमारा ग्राउंड वाटर। तो ये डिटरमाइन कौन करता है? देख लो,
क्लाइमेट इनको डिटरमाइन नहीं करता. So if the rocks are permeable and soluble and water is available only, then karst topography develops. So in the next chapter we shall be dealing with the landforms produced by each of these agents of erosion. जो next chapter important है. So deposition is a consequence of erosion. The erosional agents lose their velocity. ठीक, जो हमारे erosional agents हैं अपनी velocity को lose करते हैं and hence energy on gentler slopes and the materials carried by them start to settle themselves. In other words, deposition is not actually the work of an agent. किसी भी erosional agent का काम deposition करना नहीं है, erode करना है. So the coarser materials get deposit first and fines once later. ठीक है, तो बेकार बेकार होता है वो पहले डिपॉजिट हो जाता है, बाद में अच्छा अच्छा होता है. सो बाय डिपोजिशन डिप्रेशंस भर जाते हैं, आपको पता ही है. द सेम इरोजनल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ये सब होते हैं एक्ट एज अग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स आल्सो. ठीक. सो व्हाट हैपेंस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन इज एलिबोरेटेड, जो भी है नेक्स्ट चैप्टर में, और लैंड फॉर्म्स उनके एवोल्यूशन बात करेंगे. There is a shift of materials in mass movements as well as in erosion from one place to the other. So why can't both be treated as one and the same? देखते हैं भैया अगले वाले में. Soil formation की बात करते हैं तो you see plants growing in soil, आपको पता है. You play in the ground and come into contact with soil, you touch and ठीक है. So soil एक क्या है, एक dynamic medium है in which many chemical, physical, biological activities चल रही होती हैं constantly. ठीक है, तो सॉइल यानी कि मिट्टी इज अ रिजल्ट ऑफ डिके, क्षय. इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर ग्रोथ. इट इज चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी. इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक दैट फ्लक्चुएट करते हैं विद द सीजन के अकॉर्डिंगली. ठीक है, इट मे बी ऑल्टरनेटिवली ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, ड्राई सूखी हो सकती है, मॉइस्ट यानी कि नमी वाली भी हो सकती है. एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लोड और स्टॉप्ड इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई, जैसे कि राजस्थान की रेत, टू कोल्ड हमारी की लद्दाख की स्नो. ठीक. ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाइज. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक हमारा हरी पत्तियां, घास वगैरह, अगर यही मर गए तो किसमें मिल जाएंगे, मिट्टी में. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जब भी बढ़ जाता है, जब भी ये सब चीज़ें मर जाती हैं यानी कि मिट्टी में मिल जाती हैं. खैर, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या वो देखते हैं. तो सॉइल फॉर्मेशन और पीडियोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग. ध्यान रखना, पीडियोजेनेसिस बोलते हैं. पहले तो वेदरिंग की बात करते हैं. इट इज दिस वेदरिंग मेंटल डेप्थ ऑफ द वेदर्ड मटेरियल व्हिच इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म. ध्यान रखना, वेदरिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट द वेदर्ड जो मटेरियल होगा या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज लाइक मॉसेस, लाइकेंस वगैरह से. ठीक. Also, several minor organisms may take shelter within the mental deposits में. The dead remains of organisms, तो जो बहा के लाई है ना मिट्टी वगैरह, तो जब वो डिपॉजिट होगी वगैरह वगैरह, तो वही बता रहा है द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सारे होंगे, मिट्टी, घास, कूड़ा, बहुत सारे कीट मकोड़े भी होंगे. रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन, उससे ह्यूमस मिलता है. छोटी छोटी घास होती है. एंड फंस में ग्रो लेटर, बहुत सी झाड़ियां हो सकती हैं उस मिट्टी पे. ट्रीज, पेड़ विल स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड्स बोरोड इन बाय बर्ड्स या फिर विंड. प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डाउन, आपको पता ही है, बोरोइंग एनिमल्स ब्रिंगिंग अप पार्टिकल्स. सो मास ऑफ मटेरियल बिकम्स पोरस. ओके, एंड स्पॉन्ज लाइक द विद द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड टू परमिट द पैसेज ऑफ एयर एंड फाइनली अ मैच्योर सॉइल. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाता है. राइट, तो ये सब बता रखा है. अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दैट इज पेडोलॉजी. दिस इज क्या है, इट्स अ सॉइल साइंस एंड अ पेडोलॉजिस्ट इज अ सॉइल साइंटिस्ट. और इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने, पेट्रोलॉजी. यस, व्हाट इज पेट्रोलॉजी. वो स्टडी यानी कि वो क्या थी, हमारा जो स्टोन्स होते ना, स्टडी ऑफ स्टोन्स, पेट्रोलॉजी. पेडोलॉजी स्टडी ऑफ हमारी सॉइल. तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है. 5 बेसिक फैक्टर कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. नंबर 1 पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, biological activity and time. In fact, soil forming factor in act in union and affect the
एक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो पांचों। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट मटेरियल। सो पेरेंट मटेरियल क्या है यार, इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। ठीक, पैसिव मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक, so parent materials can be can be any in situ or on-site weathered rock debris। ठीक है, यानी कि residual soils और transported deposits, हो सकता है ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट हुआ हो। Soil formation depends upon the texture यानी कि size of debris and structure deposition of individual grains particles of debris as well as the mineral and chemical composition of the rock and debris deposits। Okay, so nature and rate of weathering and depth of weathering mantle are important consideration under parent materials। There may be differences in soil over similar bedrock and dissimilar bedrocks may have similar soils above them। ठीक, but when soils are very young, जब soils बहुत ही नई होती है and have not matured these so strong links with the type of parent rock। Also in case of some limestone areas where the weathering processes are specific and peculiar, soils will show clear relation with the parent rock। ठीक, मतलब भाई नई सॉइल यानी कि जस्ट लाइक अ न्यू किड। ठीक, वो अपने माँ बाप से बहुत मैच करता है, ऐसे बताना चाहता है। खैर, टोपोग्राफी की बात करते हैं। तो टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। So the influence of topography is felt through the amount of the exposure of a surface covered by parent materials, जो कि हमारे sunlight, and the amount of surface and subsurface drainage over and through the parent materials। So soils will be thin on steep slopes and thick over flat upland areas, so over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good। ठीक, soil formation is very favorable। Soils over flat areas may develop a thick layer of clay with good accumulation of organic matter, giving the soil dark color। बेसिक बेसिक कहानी है, समझ सकते हो आप अपने आप में, इसलिए पढ़ रहा हूँ। ज्यादा इसको डिस्क्राइब करने कुछ है नहीं क्योंकि सीधा लिखा हुआ है, समझ लो बस। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। क्या होता है, द क्लाइमेट एलिमेंट इन्वॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट आर मॉइस्चर देता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, मतलब जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट में टेम्परेचर भी होगा, तो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायूरेनल वेरिएशन पे मिलता है। ठीक, so precipitation gives soil its moisture content which makes the chemical and biological activities possible। ठीक, excess of water help in the downward transportation of the soil components through the soil। ज्यादा पानी हो गया तो मिट्टी नीचे बह जाएगी एंड डिपॉजिट करेगी द सेम डाउन बिलो एलिविएशन जिसको बोलते हैं। ठीक, इन क्लाइमेट लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज विद हाई रेनफॉल, जहाँ पे होती है ना सिर्फ कैल्शियम, नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक, ये सारे बह जाते हैं, बट ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तो बह जाते हैं, इनके साथ साथ जो सिलिका है वो भी बह जाती है, रेत वगैरह। सो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डीसिलिकेशन, नाम से मतलब पता लग रहा है। सो इन ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है, जहाँ पे पानी कम होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एवापोरेशन एक्सीड कर जाता है प्रेसिपिटेशन एंड हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस बाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आपको याद है ना, अपने आप ही पानी ऊपर चढ़ता है, जैसे हमारे प्लांट रूट्स, पानी जड़ों में ऊपर कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। एंड इन द प्रोसेस ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड सॉल्ट्स इन द सॉइल। ठीक है, अगर पानी इवेपोरेट होगा यहाँ पे, तो पानी जब इवेपोरेट होगा तो मिट्टी में नमक छोड़ के जाएगा। सो सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्डपन्स। ठीक, इन ट्रॉपिकल बस पूछ लेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉइल, जब सॉइल में से पानी निकल के जाता है तो हार्ड पैंस बोलते हैं उसको। सो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन एरियाज विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स, कंकड़ जिसको बोलते हैं, वो कार्बोनेट होते हैं। टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर, गॉट इट। Chemical activity is increased in higher temperature, reduced in cooler temperature, with an exception of carbonation, and stops in freezing condition
एंड दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल जो होती है हमारी विद हायर टेम्परेचर शो करती है डीपर प्रोफाइल्स एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा वैली, यू नो यार, टुंड्रा प्लेसेस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। रीजन सॉइल करता है कंटेन, इसमें क्या होता है, लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फोर्थ हमारा the vegetative cover in organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stages help in adding organic matter, जो क्या हो सकते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, हमारे डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर, ठीक, matter of the soil. So some organic acids which form during humidification and aid in decomposing the minerals of the soil parent materials. Intensity of bacterial activity shows up differences between soils of cold and warm climates. Humus accumulates in cold climates as bacterial growth is slow. ठीक, ह्यूमस एक्यूमुलेट करता है इन कोल्ड क्लाइमेट्स में एज बैक्टीरियल ग्रोथ में स्लो होती है। सो विद अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी layers of peat develop in subarctic and tundra climates, ठीक, बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल, वहां पे कम एक्टिविटी कम मिलेंगी, तो जो हमारा पीट डेवलप होगा इन सब आर्टिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स में। सो इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का इलाका है, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शंस इज इंटेंस, बहुत बहुत ज्यादा होता है, एंड डेड वेजिटेशन इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड लीविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल, ठीक है। सो फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स लाइक टेक गैसियस nitrogen from the air and convert it into a chemical form that can be used by plants. Basic है। So this process is known as a nitrogen fixation. ठीक, Rhizobium, a type of bacteria, lives in the root nodules of leguminous plants and fix करता है nitrogen के beneficial to the host plant, ठीक। The influence of large animals जैसे कि हमारी चींटियां हो गई, termites वगैरह हो गए, earthworms, केचुए वगैरह, rodents, छछूंदर वगैरह, एक्सेट्रा इज मैकेनिकल होते हैं, बट इट इज नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन एज दे रिवर्क करते हैं द सॉइल अप एंड डाउन को ऊपर नीचे कर देते हैं मिट्टी को खोद खाद के। तो इन केस ऑफ अर्थवॉर्म्स एज दे फीड ऑन सॉइल, तो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी ही करते हैं, तो द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी बदल जाता है, उनकी बॉडी से निकलते ही हमारी मिट्टी की केमिस्ट्री बदल जाती है। द लास्ट फैक्टर हमारे सॉइल फॉर्मेशन में दैट इज टाइम, उसके बारे में देखते हैं, एंड विद दैट वी एंडिंग आवर क्लास। So time is the third important controlling factor in the soil formation. The length of the time the soil forming process operate determine करता है maturation of soil and profile development. So a soil becomes mature when all soil forming process act for a sufficiently long time developing a profile. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poor developed horizons. No specific length of time in absolute terms can be fixed for soils to develop and mature. कुछ भी नहीं, छोड़ो, कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बाकी हमारा चैप्टर खत्म है अभी, ठीक। क्वेश्चन देख लो, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है ग्रेडेशनल प्रोसेस। अभी देखो ग्रेडेशनल प्रोसेस क्या होता है, चीजों को इरोड कर दे, खत्म कर दे, इरोजन, सिंपल। वॉल्केनस हो तो मिट्टी बाहर आती है, मिल जाती है, डिपोजिशन से तो मिट्टी बाहर मिलती है, डायस्ट्रोफिज्म भी वही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन मतलब कि वाटर, और वाटर का क्या हो रहा है, इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है, तो वो किस में होगा, ग्रेनाइट, अरे नहीं भैया, क्ले मिट्टी, क्वार्ट, अरे सॉल्ट, यस, मैंने बताया था ना, इसी प्रोसेस से ही जब उसमें क्या बनाता है, हार्ड स्पिन है ना, सॉइल बनती है हार्ड स्पिन, उसमें क्या होता है, पानी, जब वैसे ही जमीन में ग्राउंड वाटर कम होता है और उस टाइम पे अगर सॉइल से मॉइस्चर उड़ जाए तो नीचे सॉल्ट छोड़ देता है, तो सॉल्ट वाली जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं हार्ड स्पिन, ठीक है। डिबरीज एवलांचे कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ, डिबरी का एवलांचे होगा तो ये काइंड ऑफ क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, गॉट इट। चलो, सो विद दिस वी एंड विद चैप्टर नंबर 4, ठीक। एनी डाउट जस्ट डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लंबी वीडियो हो गई है, ध्यान रखो, इसमें सिर्फ 14 चैप्टर हैं, ये हमारा चौथा चैप्टर है, 10 और हैं, रेगुलर बने रहो, खत्म करो टाइम से पहले, और फिर प्रैक्टिस सेट्स लगाओ अच्छे से अच्छे, मस्त मजे करके, ठीक।
चलो सी यू, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।